हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हमारे चल रहा है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में बढ़ते बढ़ते हमारा टॉपिक आ चुका है कूलाम का नियम, जो जस्ट इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट हो चुका है। आज हम कूलाम के नियम से संबंधित ही कुछ और पॉइंटों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला आज हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम के द्वारा हमने ये जाना था कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो तो उनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे कि हम वैद्युत बल कहते हैं, उसका मान हम किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। उसका जो मान है वो कौन कौन सी राशियों पर निर्भर है, ये जाना था हमने कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम में हमारे पास में फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट जो है वो निर्वात को दर्शा रहा था, तो माध्यम में इसका बल कुछ और हो जाएगा। Q1 और Q2 जो है वो दोनों आवेशों के परिमाण हैं, और R क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है। तो दूरी बढ़ने पर बल घटता है, जबकि आवेश की मात्रा बढ़ने पर बल का मान बढ़ता है। ये हमारे पास कूलाम का नियम जो था उसके द्वारा मान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ये जो आवेश Q1 और Q2 हैं, तो जब दोनों समान प्रकृति के हैं तो Q1 आवेश Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जबकि Q2 आवेश Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्लियर? एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो एक आवेश दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि दूसरा आवेश पहले वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये था सीधा सा। अब ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं वो कौन सी दिशा में करेंगे? क्या एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, या अलग अलग दिशाओं में करेंगे? और इनके जो मान होंगे बल के, 1 की वजह से 2 पर और 2 की वजह से 1 पर, क्या वो दोनों बल आपस में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? उसी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या सदिश रूप में। तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। माना कि हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। एक आवेश हमारे पास Q1 है और दूसरा जो आवेश है वो मान लीजिए हमारे पास में कौन सा है, Q2 है। ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है, बिंदुवत रूप में है, और ये कौन सी जगह पर स्थित है उसका निर्धारण हम करते हैं स्थिति सदिश से। यानी एक मूल बिंदु हमने ले लिया है, वहां से इसका जो स्थिति सदिश है वो हमने मान लिया है कि इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष हमने इसका क्या किया है, निर्धारण। कक्षा 11 में खूब हमने इस प्रकार के निर्धारण किए हैं। अब हमारे पास तो पॉइंट ये है कि Q1 जो है इसके ऊपर बल लगाएगा और ये Q2 इसके ऊपर बल लगाएगा, तो हमें तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए ना। ये दूरी तो हमारे पास O से इस बिंदु की है, जिसको मैं A बिंदु दर्शा देता हूं, ये B बिंदु पर है। तो R2 जो दूरी बनेगा अगर, तो ये OB की दूरी है, ये OA की है, जबकि हमें तो A और B की दूरी की आवश्यकता है, यानी A और B के बीच का विस्थापन चाहिए। जब ये Q1 आवेश इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बल लगाएगा इस दिशा में। यहां पर बल लग रहा है 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। कुछ ऐसे दर्शाएंगे, 1 की वजह से 2 पर, इस प्रकार से संकेत लगाओगे। और यहां पर ये जो विस्थापन है वो भी इसी तरफ है, यानी A से B तक इसका विस्थापन आ जाएगा R21 वेक्टर। यहां पर देखिए O, A और B जो है एक तरह से आपके त्रिभुज का सदिश योग नियम बन जाता है, सदिशों के योगफल के हिसाब से। यहां पर हमारे पास में O से A तक एक सदिश खत्म हो गया, A से B तक दूसरा खत्म हो गया, और सामने से जाके OB मिल रहा है। तो त्रिभुज के सदिश योग नियम से हम जानते हैं कि दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिश अगर दर्शाए जाते हैं तो उनका परिणामी जो सदिश है वो विपरीत दिशा में तीसरी भुजा के द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पर प्रक्रिया ऐसी भी हो सकती है कि Q2 जो है वो अब फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो वो लगाएगा इधर की ओर। उसको मैं यहाँ पर डॉट डॉट से दर्शा देता हूं, या आप इसका अलग से डायग्राम बना लीजिए। आप यहां से दर्शा सकते हैं किसके ऊपर बल लग रहा है, 1 पर, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो विस्थापन की दिशा भी तो इधर होगी प्यारे बच्चों। तो अब आपके ये वाला जो एरो है वो इधर की ओर आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर इस दिशा में। तब देखिए O से B पर सदिश चला, फिर B से
ए की ओर चलेगा और ओ ए वाला सदिश सामने जाके मिलेगा क्योंकि ये सदिश इधर जा रहे हैं। तो दोनों में विपरीत हो जाएगा। हमें दूरी क्या चाहिए, R21 का मान चाहिए या R12 का मान चाहिए। हमें तो ये चाहिए इस सूत्र में रखने के लिए, क्योंकि ये जो दूरी है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। हमारे पास में R21 का स्क्वायर और R12 का स्क्वायर हमें करना है। यहां तक कोई समस्या? आपने क्या किया, दो आवेश लिए हैं, कहां पर हैं, ए और बी बिंदु पर। इसका तो सदिश कहां पर है, इसका R1 और R2 कहां से निर्धारित किया, O से। उसको हम यहां पर लिख भी लेते हैं। यहां पर नोट करते जाइए। तो हमने यहां पर लिखा है माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो हमने समझाया है उसी को लिख रहे हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से लिखेंगे। पहले वाले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं। तब त्रिभुज के सदिश योग नियम से उसके अनुसार ये था कि कर्मागत भुजाओं के जो सदिश हैं उन दोनों को आप जोड़िए और तीसरे जो सामने से सदिश आ रहा है उसके कर दीजिए बराबर। तो यहां से कौन कौन सा जुड़ेगा, O से A से B जुड़ेगा और OB के क्या हो जाएगा, बराबर। इसको दर्शा रखा है R1 से, ये है आपकी R21। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर के। आपको तो मान किसका चाहिए, R21 वेक्टर मॉडुलस, यानी उसके बीच की दूरी चाहिए, तो उसका परिमाण ले लेंगे। तो आपको तो ये वाला मान चाहिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। पूरे टॉपिक पर आपको फोकस करना है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार अगर आप R12 को लेते हैं तो देखो R12 जुड़ेगा R2 में और बराबर किसके हो जाएगा, R1 के। तो मैं यहां पर डायरेक्ट ही कर देता हूं, देखो 2 1 2 1, फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड में सेकंड पे। इसी प्रकार से डायरेक्ट कर देता हूं, R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, समीकरण नंबर 2। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल। Q1 आवेश के कारण, अब ये बिंदु आवेश है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने पहले लिख दिया बिंदु आवेश है। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर वैद्युत बल, जिसे प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, F 2 पर है प्यारे बच्चों, किसकी वजह से, 1 की वजह से, बराबर में हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी जगह में K यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर K लगा लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा K। दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी है ये वाली R21 वेक्टर। मेरे को दूरी का स्क्वायर चाहिए, जब भी स्क्वायर करेंगे तो ये अदिश हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसका मॉडुलस ले लूंगा। तो मॉडुलस R21 वेक्टर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर सदिश रूप में लिख रहा हूं तो R21 कैप, समीकरण नंबर 3। R21 कैप जो है वो एक एकांक सदिश है। अब हमारे पास में समीकरण 3 तक हमारा काम चल जाएगा। इसका एक अलग रूप और लिख सकते हो आप, अगर चाहिए तो एग्जाम में आपके पास समय बचा हुआ है तो आप इसके अन्य रूप लिख सकते हैं, बाकी आपका काम समीकरण 3 से चल जाएगा। देखिए F21 वेक्टर K Q1 Q2 R21 वेक्टर और स्क्वायर, यहां तक सही है। ये हमारे पास में एकांक सदिश, और एकांक सदिश की परिभाषा होती है सदिश बटा सदिश का परिमाण। यहां पर मैं दर्शा देता हूं, सदिश 21 वाला है तो मैं 21 लगा देता हूं, सदिश 21 और सदिश का परिमाण।
परिमाण के लिए मैं मॉडुलस लगा देता हूँ। इसको यहाँ R21 कैप जो था उसकी जगह में ये वाला रूप लिख सकता हूँ। तो ये समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा, R वेक्टर 21 और R वेक्टर 21 और मॉडुलस। यहाँ पर इसका जो रूप है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, F21 वेक्टर बराबर K, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, R21 वेक्टर जो पहले कैप में था अब वेक्टर में आ चुका है, और यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर मॉडुलस पावर 3। समीकरण नंबर इसको दे दिया मैंने 4। यह आपके एक्स्ट्रा ही चल रहा है कि इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो आप कर लीजिए, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इससे काम चला सकते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, R वेक्टर 21, R वेक्टर 21 समीकरण नंबर 1 को देखिए। R वेक्टर 21 को उठा के मैं यहाँ पर ये वाला रूप लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए तो क्या बनेगा, F21 वेक्टर बराबर K, यहाँ पर है Q1। बिल्कुल आराम से आप समझिए फिलहाल तो, और फिर आप स्पीड बढ़ा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी तो R वेक्टर 21 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर R1 वेक्टर मॉडुलस पावर 3। इसके मॉडुलस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो वेक्टर में है, ये ब्रैकेट में लिखना है R2 R1 वेक्टर। समीकरण नंबर 5, ये इसका एक अलग रूप प्राप्त हो जाता है। यहां पर हमारे पास में Q1 की वजह से Q2 पर बल आया। अब ऐसे ही इस पूरे को हल करना है, और हमारे पास में अब क्या करेंगे, अब यहां पर था 1 की वजह से 2 पर, तो अब हम करेंगे Q2 के कारण Q1 आवेश पर वैद्युत बल। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो हमने यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 यूज किया है, 4 यूज किया है, 5 किया है, तो जहां 1 लिखा हुआ है उसकी जगह तो लिख दीजिए 2, और जहां 2 लिखा हुआ है उसकी जगह कर दीजिए 1, क्योंकि ये अभी आपस में इंटरचेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। आप इसको ऐसे कैसे बदल दीजिए। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर इसको आगे करते हैं कंप्लीट। मैं यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। अब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर वैद्युत बल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, F1 पर है किसकी वजह से, 2 की वजह से। बाकी अभी आपको बता दिया कि जो आपके 3, 4, 5 समीकरण आए हैं उसमें 1 की जगह 2 लगा दीजिए और 2 की जगह 1 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं। वैसे भी ये Q1 और Q2, 2 से 1 की ओर है तो 1 और 2 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और R1 ये 1 और ये 2 कैप। समीकरण नंबर दे दिया मैंने इसको 6। देख लीजिए समीकरण 3 मैंने यहां पर लिखा है 2 1 2 1 2 1, यहां पर आ गया 1 2 1 2 और 1 2, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। 1 2 कैप का मतलब है F12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। इसके भी अन्य रूप लिख सकते हैं, और यानी वहां समीकरण नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी हमें, और समीकरण नंबर 6 की जरूरत पड़ेगी। 4 और 5 की यहाँ पर आवश्यकता इतनी है नहीं, लेकिन ये रूप इसके बन जाते हैं। यहां से देखिए F12 वही तरीका, सदिश बटा सदिश का परिमाण हमने काफी यूज किया है कक्षा 11 में। यहाँ पर R12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर सदिश बटा सदिश का परिमाण का मतलब हो गया इसका मॉडुलस ले लीजिए, या वेक्टर हटा के सीधा मान रख दीजिए तो भी आपके वो परिमाण हो जाता है। यहां पर पावर हो गई वापस 3, तो देखिए F12 वेक्टर बराबर K, यहां पर Q1 Q2 R12 वेक्टर पावर 3, और यहां पर R12 वेक्टर नहीं कि कैप। समीकरण नंबर 7। समीकरण 2 में R12 वेक्टर R12 का मान भी निकाल रखा है, यानी 1 माइनस R2 वाला। तो यहां पर और अन्य रूप हो गया R12 वेक्टर बराबर K, यहां पर Q1 Q2 R1 वेक्टर R2 वेक्टर मॉडुलस पावर 3, यहां पर ब्रैकेट में लगाना है R1 वेक्टर R2 वेक्टर। समीकरण नंबर 8। ये अतिरिक्त रूप हो चुके हैं। अब आप यहां से ध्यान दीजिए कि ये R12 कैप
और R21 कैप क्या दर्शा रहे थे? इनकी दिशा को दर्शा रहे थे। R12 कैप का मतलब है कि आपके जो बल लग रहा है वो 1 से 2 की ओर लग रहा है, या विस्थापन 1 से 2 की ओर है, यहां पर 2 से 1 की ओर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और दोनों का परिमाण कितना होता है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है? 1। तो हम यहां पर कर सकते हैं, चूंकि R12 कैप जो है वो मान में बराबर है R21 कैप के, दोनों के परिमाण बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 9। तो R12 कैप का मान समीकरण 6 में मैं उठा के रख देता हूं। तो ये 12 कैप की जगह माइनस R21 कैप लगा दूंगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा समीकरण 6 से। तो बाईं तरफ में आपके पास में देखिए क्या है? F12 वेक्टर। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आराम से अपने आप ही हल होता जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन फोकस तो रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहां पर देखिए R12 कैप की जगह मैं लिखूंगा R कैप 21 कैप, लेकिन यहां पर चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का। तो आप माइनस को यहां पर लगाइए एक बार, क्या होता है गड़बड़ देखिए। जैसे ही आपने माइनस यहां पर लगाया तो इसका मतलब ये पद अलग हो जाएगा और ये पद आपका अलग हो जाएगा। तो इसका तरीका है, या तो आप यहां पर ब्रैकेट लगाओ तो इससे पता चलेगा कि ये इसके गुणा में है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा प्यारे बच्चों तो ये आपके माइनस के हिसाब से 2 पद बन जाएंगे और यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो ब्रैकेट लगाइए, याद कीजिए ब्रैकेट लगाना ही है। अगर याद नहीं रहता है तो आप माइनस को यहां पर सो ही मत कीजिए, इस माइनस को डायरेक्ट ही आप आगे लगा दीजिए। अब आपके यहां पर ब्रैकेट को भूलने का झंझट खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख दीजिए R21 कैप। कोई समस्या हो तो बताइए। वहां पर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा अगर आप माइनस को लिख रहे हो तो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो 2 पद बन जाएंगे और गलत हो जाएगा, इसलिए आप माइनस को यहां पर दर्शा दीजिए सीधे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटे में देखिए R12 वेक्टर है इसमें, तो 12 वेक्टर की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R21 वेक्टर और मॉडुलस स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसमें तो 12 किया था, उसकी जगह 21 किया तो माइनस लगाया, और इसके भी तो वेक्टर लग रहा है, तो वेक्टर जब लग रहा है तो इसके आगे भी साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। लेकिन ये जो वेक्टर है वो किस में है? मॉडुलस में, और मॉडुलस के अंदर तो मान ही कौन सा लिया जाता है? पॉजिटिव का। इसका मतलब ये जब माइनस लगाओगे तो भी ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी ये पर्सन वापस आपके ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का K Q1 Q2 मॉडुलस R21 वेक्टर स्क्वायर और R कैप 21। समीकरण नंबर दे दिया मैंने इसको 10, क्योंकि मॉडुलस में तो ये वैसे ही प्लस का हो जाएगा। वैसे भी देखो तो स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करोगे माइनस का तो वो वैसे भी प्लस का हो जाएगा। और हमने 12 की जगह 21 भी कर दिया। यहां पर मैंने ये जो ब्लॉक में बंद किया है, समीकरण 3 को याद करना, उसका ये वो देखो। समीकरण 3 के राइट हैंड में जो मान है शायद यहां पर भी वो का वही मान है। इसका मतलब समीकरण 3 और समीकरण 10 का मैं यूज करूंगा, तो इस पूरे को हटा दूंगा और उसकी जगह ये वाला मान लगा दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 3 से। देखिए यहां पर यूज किसका आया? 6 का और 3 का। इन दोनों का कोई यूज नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन इसका क्या रूप बन सकता है न्यूमेरिकल वगैरह में, तब हमें काफी काम आता है। तो देखिए यहां पर क्या बना? F12 वेक्टर बराबर ये माइनस F, इसकी जगह क्या लिख दूं? 21 वेक्टर। समीकरण नंबर 11। समीकरण नंबर 11 हमें मिल चुका है और फाइनल आंसर भी आ चुका है। इसके अनुसार क्या हो रहा है? माइनस को हटा लेता हूं फिलहाल रिजल्ट को समझने के लिए। दूसरे आवेश की वजह से पहले आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान बराबर है पहले आवेश की वजह से दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के। यानी Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा, चाहे वो आकर्षण बल लगाए चाहे प्रतिकर्षण बल, उतना ही बल Q2 जो है वो Q1 पर भी लगाएगा। ये बराबर यही बता रहे हैं प्यारे बच्चों। लेकिन सदिशों के साथ जब माइनस का साइन लग जाता है तो सदिश के रूप में माइनस का, आपको याद कीजिए कक्षा 11 में सदिशों के प्रकार में विपरीत सदिश, यानी माइनस का साइन आपके तब यूज होता था तब वहां पर
विपरीत सदिश होते हैं, यानी इन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत, या तो प्रतिकर्षित करते हुए बाहर या आकर्षित करते हुए एक दूसरे की ओर। और आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लगेगा, जिस लाइन पे काम करेंगे वो बल, वो होगा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही या तो दूर जाएंगे या उसके ऊपर से नजदीक आएंगे। तो सारांश हमारे पास में आ गया, अतः स्पष्ट है। ये हमारे पास में कूलाम के नियम के सदिश रूप से पता चला है कि दोनों बलों की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। मान दोनों के बराबर होंगे लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत। माना कि हमारे पास ये कोई दो बिंदु आवेश हैं, ये आवेश इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये छोटे वाला आवेश भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, चाहे इनकी मात्रा कुछ भी हो। मान लीजिए ये 1 कूलाम का आवेश है और ये 100 कूलाम का आवेश है, तो 100 कूलाम वाला इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये 1 कूलाम वाला भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए। माना कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो ये 100 कूलाम वाला आवेश इसके धक्का मारेगा और ये आगे खिसक जाएगा इसी लाइन पर। जब ये 100 कूलाम वाला इसके धक्का मार रहा था, तो इसको खिसकने के लिए मान लीजिए 2 न्यूटन बल की आवश्यकता है। छोटे वाले को खिसकने के लिए 2 न्यूटन बल की आवश्यकता है। कोई समस्या? तो 100 कूलाम वाला आवेश इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये आराम से खिसक जाता है। अब आप ये बताइए कि ये जो 1 कूलाम का आवेश था, वो इस 100 कूलाम वाले आवेश पर कितना बल लगाएगा, कमेंट्स में बताइए। 2 न्यूटन बल ही तो लगाएगा। तो 2 न्यूटन बल लगाने पर कितने कूलाम का आवेश खिसकता है भाई, 1 कूलाम का। 2 न्यूटन फोर्स लगने पर सिर्फ 1 कूलाम का आवेश खिसक रहा है, तो ये 1 कूलाम वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जबकि 2 न्यूटन का फोर्स कितने कूलाम को किसका पार है, सिर्फ और सिर्फ 1 कूलाम को। इसके पास में आवेश की मात्रा कितनी है, 100 कूलाम है। तो इसमें 1 कूलाम के ऊपर तो इसका असर होगा 2 न्यूटन की वजह से, बाकी का 99 कूलाम जो आवेश है, क्या उसकी वजह से इसमें कोई डिस्टरबेंस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पक्का समझ में आ गया कि दोनों बराबर बल लगाएंगे। इसने 2 न्यूटन लगाया, ये भी 2 न्यूटन लगाएगा, लेकिन ये 2 न्यूटन लगाता है तो ये खिसक जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 2 न्यूटन सहन करने की है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 कूलाम के हिसाब से सहन कर सकता है। जबकि 2 न्यूटन जो बल है वो सिर्फ कितने कूलाम को किसका पा रहा है, उदाहरण के रूप में 1 कूलाम को। तो ये 2 न्यूटन बल जब इसके ऊपर लगाएगा तो इसके 1 कूलाम को डिस्टर्ब कर देगा सिर्फ, बाकी के 99 कूलाम को तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो क्या ये 1 कूलाम वाला इसको विस्थापित कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सेम वो की वो प्रक्रिया हो गई जैसे मार्कर और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये नीचे आएगा लेकिन पृथ्वी ऊपर नहीं आती है। वहां पर भी हमने जाना था गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप। पृथ्वी इस मार्कर को जितने बल से खींच रही है, ये मार्कर भी पृथ्वी को उतने ही बल से खींचता है। इसका द्रव्यमान मान लीजिए 1 किलो है, पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 किलो है। इसको खिसकने के लिए मान लीजिए 2 न्यूटन बल की आवश्यकता, तो पृथ्वी 2 न्यूटन बल से इसको खींच लेती है। ये जो मार्कर है वो भी पृथ्वी को 2 न्यूटन बल से खींचेगा, लेकिन 2 न्यूटन बल से कितने किलो का वजन खींच सकता है, 1 किलो का। उदाहरण में क्या माना हमने, 1 किलो का। ये 1 किलो का है, 1 किलो खिसक जाता है 2 न्यूटन से, तो ये पृथ्वी के भी 1 किलो वजन को तो अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन वहां 6 × 10⁻24 में 1 किलो डिस्टर्ब होगा, वो हमें महसूस ही नहीं होता है। इसका मतलब पृथ्वी ऊपर नहीं आएगी। बल जरूर दोनों के द्वारा बराबर लग रहा है, ये भी 2 न्यूटन से खींच रहा है, पृथ्वी भी 2 न्यूटन से खींच रही है, लेकिन वो 2 न्यूटन से ये तो खिसक जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 2 न्यूटन को सहन करने की है। यहाँ पर इस दूसरे आवेश की कैपेसिटी ही 2 न्यूटन को सहन करने की है, तो ये तो खिसक जाएगा। लेकिन जिसके पास 100 कूलाम आवेश है वो कैसे खिसकेगा, क्योंकि वो तो 100 कूलाम लेके बैठा हुआ है, उसका 1 कूलाम जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी 99 तो डिस्टर्ब नहीं होगा। यही कारण होता है कि अगर एक छोटा आवेश है और हमारे पास में एक बहुत बड़ा आवेश है, तो छोटे आवेश पर ही बल लगेगा, छोटा आवेश बड़े आवेश पर कोई बल नहीं लगा पाएगा। लगाएगा तो सही, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, नगण्य बल हो जाएगा उसकी तुलना में। एक बिल्कुल छोटा आवेश, एक बहुत बड़ा आवेश मात्रा का है, तो बड़े आवेश वाला इसको डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन छोटे वाला बड़े को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बल जरूर बराबर लगेगा प्यारे बच्चों, लेकिन
इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी है तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, ये तो उतना बल लगा रहा है जितना इसके ऊपर लगा था, लेकिन ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। यही था हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश रूप। यहां से ये भी समझ में आ रहा है 2 की वजह से 1 पर, 1 की वजह से 2 पर। ऐसा तो पॉइंट हमने पहले भी अध्ययन किया है कक्षा 11 में, याद कीजिए। गति के नियम में गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, उसमें भी यही था। दूसरी वस्तु की वजह से पहली पर, पहली की वजह से दूसरी पर, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नियम। क्या ये समझ में आया? कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम गति के कौन से नियम का पालन करता है? आंसर है गति के तीसरे नियम का। तो ये जो अपने पास मेन कुछ सारांश निकल के आ रहे हैं कि कूलाम का नियम तभी लागू होगा जब आवेश स्थिर होंगे, तभी लागू होगा जब वो बिंदु रूप में होंगे। आपके पास में गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ये भी देखेंगे कि कितनी दूरी तक काम करता है, कहां तक काम करता है, माध्यम में कितना होगा, निर्वात में कितना हो रहा है, उसका हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं ना। इनका हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जस्ट इससे आगे वाला। तो फिलहाल कर लीजिए आप इसको नोट। कूलाम के नियम के सदिश रूप का हमारे सामने है। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से संबंधित मुख्य तथ्य या उससे संबंधित मुख्य सारांश या मुख्य बातें। ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जिससे हमने जाना कि कोई दो बिंदु आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाते हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये था आज के टॉपिक का सारांश।